यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब फिजिक्स वर्ल्ड में अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, जैसे फोर्स, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्स का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब हुआ कि ये बेसिक फोर्सेस हैं जो नेचर में यूज हो रहे हैं। मतलब वो, ये तो नेसेसरी है कि ये फोर्स कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला फोर्स है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नेचर में एक फोर्स है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे ही और सारे फोर्स भी हैं जो इस नेचर में काम कर रहे हैं। उसमें हमने और तुमने कुछ नहीं किया, वो ऑलरेडी फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये चीज़ें जो है ना, ऐसी वाली जो फोर्स होंगी, ये कहलाएगा फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। और एक एक करके उठाते हैं, जितने सारे हैं, चार हैं, चार फोर्सेस हैं। चारों नेचर में चार फंडामेंटल फोर्स लगते हैं। मीन्स ये फोर्सेस क्या हो रहे हैं कि नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें तुम्हारा और मेरा कोई रोल नहीं है, ये ऑलरेडी है। पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वर्चू ऑफ देयर मासेस। मीन्स कि दो ऑब्जेक्ट, अगर सपोज डेट ऐसे मानो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स लगाते हैं। एक एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू टू मासेस। ये लाइन जॉइनिंग लग रहे हैं। एक दूसरे को क्या लगाते हैं, ये इधर से फोर्स अट्रैक्ट करेगा और ये इधर। जो तुम पढ़े भी हो, नाइन्थ क्लास में पढ़े होगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो सपोज डेट मान लो ये M1 फोर्सेस, ये M2 फोर्सेस। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, स्टोरी भी तुमने सुना होगा कि सेब गिरा, फिर न्यूटन साहब ने कंसेप्ट दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो उन्होंने क्या बोला कि दो, कोई भी दो मासेस है, मासेस कोई सा भी हो सकता है, दो प्लानट ले लो, दो ऑब्जेक्ट ले लो, कोई सा भी ले लो। तो उन्होंने बोला कि फोर्स जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस। M1 M2 का प्रोडक्ट कर दो, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। तो ये डिस्टेंस मान लो कि R है इसका, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्स होता है। इसको M2 लिख लो, तो 1/r², इसको सेकंड इक्वेशन कर लो। अब दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करो तो ये निकल के आएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन R²। ये रिलेशन तो निकल के आ गया कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, एक फोर्स का रिलेशनशिप आ गया मास में ग्रेविटेशनल फोर्स का, कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है टू मासेस के बीच में, फोर्स कैसा होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर m बढ़ा, m का वैल्यू बढ़ा, m का वैल्यू बढ़ा, m का वैल्यू अगर बढ़ा, तो ये क्या होगा कि f का भी वैल्यू बढ़ेगा। M2 का वैल्यू बढ़ा, फिर भी f का वैल्यू बढ़ेगा। M1 M2 का वैल्यू बढ़ा, फिर भी f का वैल्यू। यानी अगर कोई भी मासेस का वैल्यू बढ़ रहा है, वैल्यू अगर बढ़ाते जा रहे हो, पहले तुमने मान लो 100 kg था, उसके बाद तुमने 200 kg कर दिया, तो फोर्स पहले जितनी लग रही थी, अब वो फोर्स लगेगी वो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये मतलब हुआ। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि आर दोनों के बीच का डिस्टेंस का क्या होता है, कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर का। इन्वर्सली का मतलब होता है कि आप एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, यानी आर घटा, दोनों दोनों ऑब्जेक्ट को अगर तुमने और क्लोज लगाया तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगेगा दो मासेस के बीच में। तो ये बात होती है। ये जानकारी ऑलरेडी न्यूटन ने जब इस बात को दिया था, तो उन्होंने कुछ बात को कंसीडर किया कि इसको कैसे डील करना है। तो जब तुम सोचो कि अगर तुम्हें अ, दो मासेस के बीच में अगर एग्जैक्ट फोर्सेस निकालना है, तो इसको कैसे निकाल के दोगे? इसको मतलब तुम कैसे बोलोगे कि हाँ इतने डेटा हो गए? मैंने बोला कि 100 था तो तुम्हारा कुछ
फोर्स महसूस हुआ तुम्हें, और मैंने 200 kg कर दिया तो तुम्हें ज़्यादा फोर्स महसूस हुआ। अब तुमसे सवाल पूछ दिया किसी ने कि एक बात बताओ कि ये जो फोर्स बढ़ रहे हैं 100 के बाद 200 लगाने पर जो फोर्स बढ़ रहे हैं उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 100 पे कितना था और 200 पे कितना है। तो इस बात को समझाने के लिए इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को एलिमिनेट किया जाता है बैलेंस करने के लिए। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, और जब भी हटाते हैं हम एक कांस्टेंट चिपकाते हैं, और उस कांस्टेंट का नाम यहाँ पे जी है, m1 m2/r²। अब ये जी क्या होता है, जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके बारे में भी आप डिटेल से पढ़ोगे कब, जब मैं इस चैप्टर को ग्रेविटेशन में उठाऊंगा। ये टॉपिक दोबारा से रिपीट टेलीकास्ट होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जी का वैल्यू बदलेगा नहीं बदलेगा, स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी क्या होता है, और मास में और वेट में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी बातें वहाँ पे करेंगे। फिलहाल अपन समझते हैं कि हाँ ये फोर्सेस होती है, काम कैसे करता है ये। तो ये फोर्सेस जब क्या होगा कि आपने अगर किसी का भी वैल्यू चेंज किया, m1 का वैल्यू चेंज करो, m2 का वैल्यू चेंज करो, या r का वैल्यू चेंज करो, किसी का भी वैल्यू चेंज करो कि f का वैल्यू चेंज होगा। लेकिन कैसे चेंज होगा, ये जानकारी मुझे इक्वेशन से पता चलेगा कि हाँ m1 m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और r² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जानकारी अब एक बेसिक फीचर्स के तौर पर हम लोग जानेंगे कि इसमें कैसी प्रॉपर्टीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कैसा फोर्स है, कैसी फोर्स एक्ट करती है। तो सम फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। इसका बात समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अट्रैक्टिव मीन्स एक दूसरे को, एक मासेस दूसरे मासेस को अट्रैक्ट करेगा, माइक्रो लेवल पे भी मैक्रो लेवल पे भी। देखो माइक्रो और मैक्रो दोनों वर्ड को समझते हैं, ये बहुत बड़ी यूज होगा। इन दोनों वर्ड को थोड़ा समझते हैं, इसका इसका मतलब क्या होता है। देखो दोनों का मतलब छोटा ही होता है, माइक्रो एंड मैक्रो का भी मतलब छोटा होता है, लेकिन माइक्रो का मतलब होता है कि बहुत छोटा, मतलब आपने इतने छोटे लेवल पे जाके उसको देख रहे हो, बहुत छोटे लेवल पे, जिसको खुली आंख से तो तुम नहीं देख सकते हो। और मैक्रो का मतलब होता है कि आप छोटे लेवल पे तो देख रहे हो, लेकिन इनको तुम विजुअलाइजेशन कर पा रहे हो कि हाँ ये चीज़ें हो रही है। तो जब आप माइक्रोस्कोपिक व्यू में जाओगे तो एक होता है ना कि आपने एक 10 mm पे देखा और एक 2 mm पे देखा। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, मान लो कि कोई कोई 1 किलोमीटर की लेंथ की चीज़ है, कोई 1 किलोमीटर लेंथ की चीज़ है, और आप जा रहे हो 10 mm पे। मान लो कि आप 10 mm पे चेक कर रहे हो, और 10 mm एक को चेक करो 2 mm पे। तो देखो 1 किलोमीटर के अपेक्षा में अगर हम बात करें, दोनों के रिस्पेक्ट में बात करें, तो 10 mm और 2 mm बहुत छोटी वैल्यू है, लेकिन 2 mm सबसे छोटी वैल्यू है, 10 mm उससे बड़ी है। यानी माइक्रो एंड मैक्रो का मतलब छोटा ही होता है, छोटे लेवल पे जाके देखना। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे लेवल पे जाके देखना, और मैक्रो का मतलब होता है कि आप थोड़ा छोटे लेवल से, जो माइक्रो लेवल है उससे ज़्यादा पे देख रहे हो किसी चीज़ को। तो जब ऐसी चीज़ों पे देखो तो इसको बोलेंगे माइक्रो, और इसको बोलेंगे मैक्रो। समझ में आ रहा बात। ये बहुत बार यूज होगा, आप केमिस्ट्री में भी यूज होगा, तो ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए माइक्रो मैक्रो का मतलब क्या होता है। वर्ड में थोड़ा फिजिक्स को समझोगे तो हमको लगता है कि कभी कभी ये जो है ना, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, ये जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो वो वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है। सोचो कि आप ग्रेविटेशनल कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो, नीचे आती है, और वो जो फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो वीकेस्ट फोर्स है, सबसे नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स है। और इसका मतलब हो गया कि अगर कोई सा भी दूसरा फोर्स आएगा इससे ज़्यादा फोर्स, मतलब उसमें क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। दिमाग में एक सेट रखना, यहाँ से सवाल बनता है जब देखोगे ना। NTA वाले, अभी तो नया बॉडी आया है नीट और JEE के लिए, तो उसने क्या किया है कि जो क्वेश्चन अपना मॉक ले रखा है ना, जिसमें 134 135
मॉक्स हैं एनटीए के, तो उसमें देखोगे तो उसमें क्वेश्चन सेट किया उसने। तो हर में एक अब भी नया नया सवाल को सेट करना स्टार्ट किया, जहाँ से वो लोग नहीं पूछते थे पहले। वर्ल्ड फिजिक्स वर्ल्ड से कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक नीट में और ना जेई में, लेकिन अब देखोगे तो वो क्वेश्चन में रख रहे हैं, इसका मतलब कभी ना कभी तो उसको पूछेंगे। तो वैसे देखोगे तो वैसे में ऐसे सवाल हैं कि वहाँ पर वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर 4 ऑप्शन बैठा के दे देगा कि कौन से फोर्स को हम लोग वीकेस्ट फोर्स बोलते हैं। तो ये सब छोटे छोटे कंपेरिजन पूछ लेगा, और कोई रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं आएगा इसमें से। इस बस ये डेटा को याद रखना कि ये डेटा कैसे क्या बोल रहा है, बस इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं अवे इन स्क्वायर लॉ। जो ग्रेविटेशनल लॉ होता है ना, वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स है ये आर स्क्वायर का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी स्क्वायर में। इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, जो सबसे सभी लोगों को पता होता है, 11th 12th वालों के बच्चों को सबको पता होता है, लेकिन इसका कंसेप्ट नहीं पता होता। सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। देखने में एकदम आसान सा लगता है, एकदम आसान सी भाषा है। इसका मतलब होता है कि एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू मासेस। फॉर एग्जांपल मैं इसको समझाता हूँ। अगर मान लो कि ये मासेस एक यहाँ है एक यहाँ है, तो तुम्हारे दिमाग में एक या आपके दिमाग में एक बात चलना चाहिए कि क्या ऐसे फोर्स लगेगी, कैसे फोर्स लगेगा, कैसे फोर्स लगेगा, कैसे फोर्स लगेगा। नहीं, ये ना तो ऐसे लगेगी, ना ऐसे लगेगी, ना ऐसे लगेगी। ये सिर्फ के सिर्फ लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू सेंटर, इस सेंटर से इस सेंटर के बीच में सिर्फ फोर्स लगेगी। इस ऐसे से मतलब कोई मतलब नहीं है, ऐसे से हमको कोई मतलब नहीं है। ना तो ये वाला होगा ना ही ये वाला होगा। इसका मतलब सिर्फ सेंटर से सेंटर की तरफ आपको फोर्स लगाना है। अगर डायरेक्शन भी देना है तो एक सेंटर, एक मासेस का दूसरे सेंटर के दूसरे सेंटर से आपको मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है। तो ये गलती आप नहीं करना। ये याद रखना कि सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है सेंटर टू सेंटर, मतलब लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू मासेस। दो मासेस जहाँ पे रखा है उसको लाइन ज्वाइन करो एक स्ट्रेट लाइन से, और स्ट्रेट लाइन जो फॉर्म्ड होगा उसमें डायरेक्शन लगाओ फोर्स का, कि हाँ इसमें डायरेक्शन होगी फोर्स के, इसमें फोर्स का डायरेक्शन ऐसा वाला लगेगा। क्लियर है बातें? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स? नाम में ही है वीक। वीक का मतलब कमज़ोर, और न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस में लगने वाला, और फोर्स तो हेडिंग ही है। इस बात को समझते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है कि पहली बात तो न्यूक्लियस में लगेगा, ठीक है। एक न्यूक्लियस मान लीजिए, ये न्यूक्लियस है तो इसके न्यूक्लियस में कहीं लगेगा। उसके बाद ये वीक होगा। तो इसके भाषा में क्या लिखा है कि ऑब्जर्व ड्यूरिंग बीटा डिके रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। अब आप पूछोगे कि बीटा डिके क्या होता है। ये जो फोर्स है, इसको फोर्स को ऑब्जॉर्व करते हैं हम लोग बीटा डिके में। बीटा डिके एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि नए नए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्रिएट कराते हैं, मतलब ट्रांसफ़र कराते हैं एक से दूसरे में। नॉट इन द सेंस कि क्रिएट बोलो, इन द सेंस कि ट्रांसफ़र बोलो, कि आप नए चीज़ों को नए चीज़ों में कन्वर्ट करा रहे हो। तो ऐसे समझते हैं इसको। तो कोई भी एटम को आप क्या करोगे कि कोई भी एटम या कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल। अच्छा, रेडियो एक्टिव मटेरियल का मतलब क्या होता है? रेडियो एक्टिव मटेरियल का मतलब होता है कि वो मटेरियल जो रेडियो एक्टिविटी शो करे। रेडियो एक्टिविटी शो करे मतलब क्या मतलब हुआ? रेडियो एक्टिविटी शो करे यानी वो क्या करे, अ, जिसमें मास कन्वर्जन करने का क्षमता हो मटेरियल्स में, उसका न्यूट्रॉन्स टूट कर मतलब उसके जो न्यूक्लियस है वो टूट कर नए 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 प्रकार के मासेस तैयार करें, यानी एक मास टूट कर दूसरे दो मासेस में कन्वर्ट हो जाए, या फिर अलग अलग मासेस में कन्वर्ट हो जाए। ऐसी चीज़ों को बोलते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। क्या ऐसे मटेरियल्स हैं? बिल्कुल हैं। ये चीज़ें आप पढ़ोगे जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे कब? 12th के लास्ट के 3 महीने जब आपके बचेंगे, अभी नहीं।
तो उसमें आएगा आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में ऐसी चीज़ों के बारे में स्टडी करना है। केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, केमिस्ट्री में 11th में ही पढ़ लोगे आप कि बीटा डीके क्या होता है, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होता है, ये सारे के बारे में आप पढ़ लोगे। खैर उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, जब वहाँ पे आएंगे तो इसको डिटेल से। पहले यहाँ पे समझते हैं कि होता क्या है। तो बीटा डीके होता है कि व्हेन अ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन कॉल्ड बीटा डीके पार्टिकल्स, या बीटा डीके और बीटा डीके पार्टिकल्स, एंड दिस पोसेसेस सम एनर्जी एंड वेलोसिटी। क्या होता है कि अगर कोई आपने न्यूट्रॉन को, कोई भी मटेरियल के न्यूट्रॉन को आपने कन्वर्ट करा दिया प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉनों में। एंटी अब एक नया वर्ड आया कि एंटी न्यूट्रॉनो क्या होता है। मैंने तो पहली बार सुन रहा हूँ कि एंटी न्यूट्रॉन वर्ड भी होता है। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सुना हो ना, वैसे ही एक वर्ड होता है एंटी न्यूट्रॉनो। जैसे और भी जो एक एटम को 35-36 पार्टिकल्स में तोड़ा गया था, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉनो पॉजिट्रॉन, बहुत ऐसे नाम थे, जिसमें से 3 आपको रटाए जाते हैं क्योंकि वो 3 सब में होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग ऑलमोस्ट सभी एटम में पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये चीज़ें आप याद रखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। वैसे और सारे भी होते हैं, जैसे एंटी न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिट्रॉन होता है। तो ये सब नाम भी आप सुनोगे, जानोगे कि हाँ एक पार्टिकल्स को तोड़ने पे दूसरा कैसे कन्वर्ट हो जाता है। तो जब न्यूट्रॉन को आप कन्वर्ट करा दो प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉनों में, तो वो क्या होता है कि ऐसे प्रोसेस को या ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं बीटा डिके, यानी वो बीटा डिके कर रहा है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, बीटा डिके में सम एनर्जी और वेलोसिटी होता है, यानी कि उसमें एक एनर्जी रिलीज होती है और पार्टिकल्स में वेलोसिटी आ जाती है। इसीलिए तो बीटा डिके ऐसी बम्बार्डिंग वगैरह जो कराते हैं, बम्बार्ड कराते हैं, तो ऐसी चीज़ों से ही तो बनाते हैं जो, ताकि बम्बार्डिंग हो सके और मतलब एक नए प्रकार की एनर्जी निकले। तो एंटी न्यूट्रॉन दिमाग में एक बात याद रखना कि अनचार्ज पार्टिकल है। हालांकि एक एक करके ये जो प्रॉपर्टीज़ है बीटा डीके का, एंटी न्यूट्रॉनों का, रेडियो एक्टिव का, ये सब चीज़ मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल से आएगा। पूरा मॉडर्न फिजिक्स में इनके बारे में, मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल से पढ़ना है। तो अभी पढ़ते हैं जो चीज़ें नॉर्मल में है, इसको उतने डिटेल्स में नहीं जाता है, लेकिन हाँ इतने तो पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है और क्या फीचर्स हैं इसके। तो इसके फीचर्स देखिए, इसके फीचर्स हैं कि ये 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो फोर्स है वो 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स है। आप सोचो कि 10⁻25 का मतलब क्या होता है। 10 पर 25 टाइम्स जीरो रखना, इसका मतलब बहुत बड़ा वैल्यू है ये। आप समझ रहे हो कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बहुत बड़ा है। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। और ये एक फील्ड पार्टिकल्स है, और फील्ड पार्टिकल्स जो है, फील्ड पार्टिकल्स कहलाता है बीटा पार्टिकल्स। जो फील्ड पार्टिकल्स जो होते हैं वो कहलाते हैं बीटा पार्टिकल्स। तो ये याद रखना है, दो प्रॉपर्टीज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स का, कि वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से तो स्ट्रॉन्गर होता है, और 10⁻25 टाइम्स ज़्यादा होता है। ओके, सॉरी। अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। अब नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आपने अभी तक पढ़ा ग्रेविटेशनल, फिर पढ़ा वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स एक न्यूक्लियस में लगेगा, वीक फोर्स होगा। ठीक है। बीटा डी के टाइम में देखा जाएगा, ये भी पढ़ लिया। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको पढ़ाने से पहले आप ये जानिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, और इसमें इसको और अच्छे से जानने से पहले आपको मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ कि इसको कब पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ना, वो फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स होता है। आपने कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स को रख दो और उसमें एक फोर्स लगती है, जो अलग अलग प्रॉपर्टीज में, जैसे आपने अगर चार्ज को रेस्ट में रखा है तो अलग फोर्स लगेगा, चार्ज को मूव करा दिया तो अलग फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स को स्टडी करते हैं, वैसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इस बात को समझते हैं कि आप जब एक सेक्शन पढ़ोगे 12th में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये जो है ना वो ट्वेल्थ के आप 6 महीने तक, 6 मंथ, ऑलमोस्ट 6 मंथ जो आपको आपके चलेंगे, 6 मंथ जो आपके 6 मंथ जो आप पढ़ने वाले हो, वो क्या पढ़ने वाले हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हो। ट्वेल्थ के स्टार्टिंग के 6 महीने सोचो कि आप सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक सेक्शन है पूरा से, इसमें कई सारे चैप्टर्स आएंगे निकल के। जब इसको इसमें देखो कि आप कौन कौन से चैप्टर आएंगे। इसमें चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इसमें आएंगे मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद आएंगे इसमें ईएमआई, एंड कुछ पार्ट एसी का, पूरा नहीं मतलब कुछ पार्ट एसी का। अब समझते हैं कि जब आपको चार्ज रेस्ट में हो, रेस्ट कंडीशन में हो, तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर रेस्ट की बात करें, चार्ज अगर रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज मूव तो कर रहा है लेकिन चार्ज में कैसी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ेंगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज चार्ज कांस्टेंट रेट से फ्लो करे तब हम पढ़ते हैं मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म। और जब चार्ज पागल हो जाए, मतलब चार्ज समझो कि उसमें कोई रफ्तार, उसका कोई फिक्स रफ्तार ना हो, तब हम पढ़ते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये सोचो कि 6 महीने, 6 महीने ये आने वाले हैं ये चैप्टर तुम्हारे। और सोचो कि आपने चार्ज को देखा तक नहीं है, कैसा होता है चार्ज। चार्ज चार्ज को देखे नहीं हो, लेकिन चार्ज से देखे नहीं हो लेकिन चार्ज से होने वाले इफ़ेक्ट को इवन हम महसूस करा सकते हैं किसी इंसान को। सोचो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ये भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फोर्स को भी हम क्या करा सकते हैं कि किसी को महसूस करा। आप खुद सोचो, अगर महसूस कराना हो आपको तो मैं क्या करूँगा, एक तार लूँगा और एक बगल वाले प्लग में लगाऊंगा, बोलूँगा कि थोड़ा दे दो, जस्ट 2 सेकंड के लिए। फिर आप क्या करोगे, ब्रेक डांस करोगे, यूं नचते हुए फिरोगे, बोलोगे ये क्या हो रहा है सर, करंट वाले झटके क्यों दे रहा हूँ। तो सोचो कि करंट की झटका जो होता है वो कितना स्ट्रॉन्गर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो वैसे फोर्स इसमें काम करते हैं। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात होगा तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। नेक्स्ट, जब इस ये दो प्रॉपर्टीज़ है, पूरी तरीके से आप प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ोगे। करंट, इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे वर्क करता है, अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक जगह पे उसका क्या नाम होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे अगर मूव कर रहा है तो उसका क्या नाम होगा। तो इसमें तो नामकरण पढ़ोगे और सेक्शन पढ़ोगे कि कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट बात करते हैं मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म। चार्ज अगर मूव करने लगता है तो एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करता है। तो आप जानोगे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो हम इस फोर्स के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है ईएमआई। ईएमआई इसका प्रॉपर्टीज है, जो हम कैसे फ्लक्स वगैरह कैसे काम करता है। तो ऑल्टर जब पागल हो जाए तो हम पढ़ते हैं ऑल्टरनेटिंग करें, तो ये हम इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि उसमें कैसे कैसे एडजस्टमेंट करा सकते हैं, क्या क्या बनाया, जैसे नए इंस्ट्रूमेंट, जैसे ट्रांसफार्मर का आपने नाम सुना होगा। तो ये प्रॉपर्टीज का यूज करा के हम लोग ट्रांसफार्मर, जनरेटर ये सब बनाते हैं। तो ये सब के बारे में हम इन इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे एक एक करके। क्लियर है बातें। ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो क्या होता है कि अब नेक्स्ट एक एक फोर्स के बारे में आपको हम समझाते हैं। एक एक फोर्स जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा ही होता है, समझिए।
अगर चार्ज मान लीजिए ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंसेस आर है, तो ये चार्ज क्या करते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है कि चार्ज पॉजिटिव है दोनों, या दोनों नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो इस बात पे डिपेंड करता है कि अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्सिव होगा। अगर मैं आपको छोटा सा ट्रिक देता हूँ कि अगर दो प्लस प्लस हो या दो माइनस माइनस हो, तो इसमें दुश्मनी होता है। दुश्मनी का मतलब रिपल्सन करेगा, यानी दो चार्ज, अभी देखो एक चार्ज प्लस में, ये भी प्लस में, तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, बोलेगा तू उधर जा, ये बोलेगा तू उधर जा। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो इसमें प्यार होगा। प्यार मतलब अट्रैक्शन होगा। ये चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम बोलेंगे कि इस वाले चार्ज को बोलेंगे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। हाँ, तो इसके बारे में डिटेल से वहाँ पर हम जब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप बहुत ही आनंद लेंगे। तो उसके लिए अभी सीखते हैं बेसिक को, समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। जब रुके हुए चार्ज के बीच का स्टडी करें तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कुछ सेम ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा होता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 का। अगर इसको मैं Q1 बोल दूँ, इसको मैं Q2 बोल दूँ, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, यानी कि दोनों के बीच का। देखा देखा सा लग रहा है आपको, अभी अब जस्ट पढ़े हो तो Q1 Q2/r²। अगर इसको फिर से कांस्टेंट हटाओगे तो यहाँ के लगाते हैं, Q1 Q2/r²। देखो वहाँ जी लगाए थे, यहाँ के लगाए हैं, वहाँ M1 M2 था, यहाँ Q1 Q2 है, तो सेम चीज़ें हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सुविधा खोजते हैं हर चीज़ों में। तो ग्रेविटेशन 11th में है, लेकिन उसको पढ़ाया जाता है 12th में। तो जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेंगे तब आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया जाएगा, और वो 2 पन्नों में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि सारी सारी बातें रिपीट टेलीकास्ट होती है। तो समझते हैं कि कहलाता है के को बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट। ये जो बातें हैं ना, जो आप अभी जो आप पढ़ रहे हैं, जो इसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। वहाँ पे आप कूलम्ब्स लॉ के बारे में, कूलम्ब्स लॉ एक फोर्स के बारे में बताए थे कि दो चार्जों के बीच में एक फोर्स लगती है, तो उस इसके बारे में आप वहाँ पे पढ़ोगे। तो के क्या है कि एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट जो है ना, इसका वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। डरना नहीं अभी, मतलब ये देख के कि क्या पढ़ाए जा रहे हैं अपन को, ये क्या हो रहा है, तो अभी थोड़ा देख लीजिए। इसके बारे में डिटेल से आएगा कि हाँ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, पाई, इसको कैसे, इसकी वैल्यू यही क्यों आती है। तो इसकी वैल्यू सबके बारे में हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे कि हाँ इस प्रकार का फोर्स होता है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैसे वर्क करता है। ये भी लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस वर्क करता है। ये दिस इज द सेंट्रल फोर्स, लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस वर्क करता है, जो एक एक पॉइंट पे काम, जैसे सेंटर टू सेंटर काम करेगा ये। ऐसे नहीं कि आप कैसे भी लगा दो। तो इनकी इसकी प्रॉपर्टीज़ एक एक करके उठाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि कैसे काम करता है। इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स है इसका कि इट इज़ द सेंट्रल फोर्सेस ऑलवेज एक्ट्स लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस। अभी मैंने बताया कि अगर ये चार्जेस है, ये एक चार्जेस है, ये एक चार्जेस है, दोनों के बीच का सेंटर से मतलब है आपको इसका, और किसी से मतलब नहीं है। जैसे मान लो कि एक चार्जर मैंने और रख दिया, तो सिर्फ इसके सेंटर से मतलब है, और इसके सेंटर से मतलब है। इसके रीजन, यहाँ के रीजन, यहाँ के रीजन, इससे कोई लेना देना नहीं है, अपन को कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कि सेंटर का मतलब क्या होता है, सेंटर फोर्स का मतलब क्या होता है, ये सब आपको एक एक करके आना चाहिए, क्योंकि यही सब न्यूमेरिकल बनाने में आपको क्या करेगा, हेल्प कराएगा। इट्स अवे द इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या कराता है कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ भी फॉलो कर रहा था, ये भी फॉलो कर रहा है। आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ तक बातें? नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो ये नाम में ही फिर से न्यूक्लियर लगा हुआ है, इसका मतलब न्यूक्लियस में लगेगा।
और स्ट्रांग है, मतलब वीक से ज़्यादा फोर्सेस लगेगा इसमें। इट इज़ द फोर्स विच बाइंड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। आपने सुना होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, वो एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। आपने बोर्ड मॉडल पढ़ा होगा, तो आपने ये चीज़ को पढ़ा होगा कि इट इज़ द फोर्सेस विच बाइंड्स द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। कि ये जो है ना, कि अगर एक एटम है, ये एक मान लीजिए एटम है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहाँ रखते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर में बाइंड्स करके रखते हैं। बाइंड मतलब बांध करके रखना, बांध करके रखते हैं। तो ऐसी फोर्सेस जो होती है ना, वो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। और ये जो है ना, नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। सोचो कि आपको अगर किसी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करना है, उसको अलग कराने हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी। सोचो ना कि ये यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है, उसको हम लोग क्या कराते हैं, ब्रेक कराते हैं, और एटम बम बन गया। तो एटम बम की आपने सुना होगा कि एटम बम हमारे इंडिया के पास है। तो कैसे ये हो गया, तो फिजिक्स की दुनिया में इसको बोलते हैं ना, कि अपन उसको ऐसे समझते हैं कि इसने इसको जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को क्या किया गया, न्यूक्लियस को कि उसको तोड़ा गया, मतलब एनर्जी लगा कर, और उसको अलग अलग एनर्जी रफ्तार दिया गया, और वो बम बन गया। क्लियर है बात है। ओके।